राधे राधे। हेलो एवरीवन, लेट्स बिगिन विद अ न्यू एपिसोड। अनय को जैसे ही खबर मिली उसके कदम वहीं ठहर गए। उसे पूरा यकीन था कि युवान की तबीयत ठीक हो जाएगी, पर शायद वह गलत था। अनय के चैन में सिंघानिया फैमिली का चेहरा उतर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे इस बारे में पता चला होगा तो सबके उन्हें कैसे बड़े ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस को कैसे झेला होगा। ट्रॉमेटिक वह यक्षित के बारे में सोच रहा था और ख़ासकर युविका के बारे में। अब आगे कॉल डिस्कनेक्ट करने के बाद बालकनी के वापस कमरे में आया तो उसकी निगाहें बेड पर सुकून से सो रही दृष्टि पर गई। वह काफ़ी थक गई थी, इसलिए जल्दी ही उसे नींद आ गई। प्रेगनेंसी में अक्सर लेडीज़ को बहुत थकान महसूस होती है। ये बात अनय को डॉक्टर साहे से पता चल चुकी थी। उसके अलावा भी प्रेगनेंसी से रिलेटेड कुछ ध्यान रखने वाली बातें डॉक्टर ने उसे बताई थी। अनय आहिस्ते से चलकर दृष्टि के पास गया और साइड में उसके बगल में बैठ गया। उसके बाल बिखरे हुए थे, बालों को कुछ लटें उसके मुलायम होठों को बार बार छूने की कोशिश कर रही थी। अनय को ये पसंद नहीं आया। उसने उन लटों को दृष्टि के होठों से दूर कर दिया। अनय देख पा रहा था कि वह इस वक्त उसके चेहरे पर एक सुकून था जो वह हमेशा से अपनी बीवी के चेहरे पे देखना चाहता था। दृष्टि के गाल पर आहिस्ता से हाथ रखकर वह उसके माथे को चूम लेता है। वह उसके मासूम चेहरे को निहार रहा था कि तभी अनय का ध्यान दृष्टि के पेट पर चला गया। अनय के चेहरे पे एक दिलकश मुस्कान भी आ गई। उसने धीरे से उसके पेट पर हाथ रखा और अपनी आंखें बंद करके अपने बच्चे को महसूस किया। ये एहसास अनय के लिए बेहद ही खास थे। ये बात उसने शायद ही दृष्टि से कही ही थी, पर जब वह भी यक्षित को अपने बच्चों के साथ खेलते देखता, उसकी भी इच्छा होती कि अपने बच्चों को अपनी गोद में लेने का। पर आज उसका ये सपना पूरा हो गया था। अब कुछ ही महीनों में उसका नन्हा शैतान उसकी गोद में होगा। ये फीलिंग ही अनय को बहुत खास थी। वह अपने बच्चे के बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसका फ़ोन रिंग करने लगा। उसने कॉलर आईडी देखी तो वह उसके असिस्टेंट का कॉल था। शायद कोई इम्पोर्टेंट कॉल था। फ़ोन लेकर वह दृष्टि से थोड़ा दूर हो गया। वह उसकी नींद खराब नहीं करना चाहता था। दृष्टि को आराम से ज़रूरत थी आराम की, और थोड़ी देर बात करने के बाद वह वहाँ से निकल गया। किसी ज़रूरी काम से उसे इस वक्त ऑफिस जाना था। नीचे हॉल में गौतम जी बैठे थे। वे अनय से बाहर जाते हुए देखकर पूछ बैठे, इस वक्त कहाँ जा रहे हो बेटा? अनय उसकी तरफ देखते हुए बोला, ऑफिस में एक इमरजेंसी आ गई है डैड, मेरा जाना जरूरी है। डिनर पर मेरा वेट नहीं कीजिएगा, मैं बाहर से खाकर आऊँगा। यह कहकर वह मेंशन से निकल गया। सिंघानिया मेंशन। दिन यूं ही बीत रहे थे। अब मेंशन में पहले की तरह रौनक नहीं रह गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने यहाँ की खुशियों को नज़र लगा दी हो। युवान की हालत में अभी तक कोई सुधार नहीं नज़र आ रहा था। उसके बिना तो जैसे सब कुछ सूना लग रहा था। यक्षित पूरी कोशिश में था कि जल्द से जल्द युवान की रिकवरी पॉसिबल हो जाए, पर अपने छोटे भाई को अब इस तरह से नहीं देख सकता था। युविका, वेद और नन्ही ईशानी रोज़ युवान के ठीक होने की भगवान से प्रार्थना किया करते थे। वहीं जब ये युवान कोमा में गया था, शौर्य ने सिंघानिया मेंशन आना बिल्कुल कम कर दिया था। वह अपने दोस्त को ऐसी हालत में नहीं देख पाता था, इसलिए यहाँ आना ही बंद कर दिया। अब वह पहले की तरह चुलबुला और लापरवाह नहीं रह गया था। उसके उलट वह अब बहुत ही शांत और सीरियस रहने लगा था। कुछ ही महीने बाद उसके कॉलेज भी कंप्लीट होने वाले थे। युविका ने भी नोटिस कर लिया था कि शौर्य कुछ बदला सा है। उसे पता था उसके अंदर के बदलाव अपने सबसे अच्छे दोस्त युवान की हालत को देखकर आया है। भले ही उसके उस दिन फोर्सफुली किस किया हो, पर युविका शौर्य से बहुत नाराज़ हो गई थी, पर अब उसे उसके लिए भी काफ़ी बुरा लग रहा था। युवान की ऐसी हालत के बाद शौर्य और युविका का कॉलेज आना जाना भी बहुत कम हो गया था। नताशा भी इस वजह से काफ़ी परेशान हो गई थी। पिछले कुछ ही महीने में युविका और नताशा की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। उन्हें देखकर ऐसे लगता था कि वे दोनों कुछ महीनों से एक दूसरे को जानते हों। नताशा को युविका तो कहीं नज़र नहीं आती थी, पर आजकल उसे युवान भी कहीं नज़र नहीं आता था। नताशा को ये बात अजीब तो लगती थी। ये सुनकर अधीरा ने चिढ़कर उसकी आंखों पे से गॉगल्स हटा दिए और बोली, बिल्कुल भी नहीं,
तुम एक गांव वाले बंदर लग रहे हो। ये सुनते ही अधिक का मुंह बन गया और भाई अधीरा ने उस जयपुरिया दुपट्टे को खरीद लिया। उसके बाद वो आगे जाने लगी। तभी शिवांश ने उसके तरफ एक बैग बढ़ाते हुए बोला, ये मैंने तुम्हारे लिए लिया है, आई होप तुम्हें पसंद है। ये सुनकर अधीरा की आंखें बड़ी हो गईं और वो उस बैग को देखते हुए बोली, क्या तुमने मुझे गिफ्ट दिया है? ये सुनकर शिवांश अपने बालों में हाथ फेर कर मुस्कुरा कर बोला, हाँ कुछ ऐसा ही समझ लो। अधीरा ने उसे कसकर अपने सीने से लगा लिया और बोली, थैंक यू सो मच, जब भी मुझे गिफ्ट देते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये सुनकर शिवांश मुस्कुरा दिया और वहीं आदिक का मुंह बन गया। ये आदिक था इसका नाम या कुछ और था? आई थिंक कुछ और था इसके भाई का नाम। यहाँ पे अधीरा के भाई का नाम। लिसनर्स मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे आरव का नाम मुझे लगता है मैडम ने गलती से बार बार आदिक लिख दिया है। अधीरा का नाम की जगह यहाँ पे बार बार अंधेरा लिखा हुआ है, कभी कुछ और कभी कुछ, और इसीलिए मैं खुद कंफ्यूज हो रही थी। पीछे जाके देखा तो जैसे कि उसने भाई है तो आरव था उसका भाई, और यहाँ पे अधिक नाम का तो कोई लड़का भी नहीं था, लड़की थी जो उनसे दुश्मनी थी अद्विका नाम की, लेकिन पता नहीं शायद मैम ही कंफ्यूज हो गई है क्या हुआ। उसने चिढ़कर कहा, मैंने तो तुम्हें कितने सारे गिफ्ट दिए हैं और इस बार रक्षाबंधन पर मैंने तुम्हें सबसे छुपा कर एक बहुत बड़ा गिफ्ट देने का भी सोचा था, तो मोस्ट प्रोबेबली आरव ही होगा, आदिक तो नहीं हो सकता। ये कन्फ्यूजन है मैम का, थोड़ा आप भी समझ लीजिएगा स्टोरी को। लेकिन तुम्हें शिवांश की ये छोटी मोटी गिफ्ट पसंद आती है, इसलिए मैंने वो प्लान कैंसिल कर दिया। ये सुनते ही अधीरा ने चिढ़कर कहा, तुम कभी मुझे चॉकलेट के अलावा कुछ भी नहीं देते, इसलिए बकवास मत करो, और इस रक्षाबंधन पर तो मैं तुमसे अच्छे से लूँगी, और सबसे ज़्यादा तो मैं भाई से लूँगी, क्योंकि नेक्स्ट टाइम मैं उनके साथ नहीं थी, हर बार का बदला इस बार लूँगी मैं। आरव ही होगा ये कहकर वो हंसते हुए आगे चली गई, और भाई आदिक भी उसे घूरने लगा। फिर वही आदिक आ गया, पता नहीं क्यों आरव की जगह। तो शिवांश उसके कंधे पर थपथपाते हुए बोला, कोई बात नहीं, बहनें ऐसे ही होती हैं। ये सुनकर आदिक ने उसके हाथ को हटा दिया और दूसरी तरफ चला गया। तभी चलते हुए अद्विका से टकराते ही वो रुक गया। वहीं अद्विका ने चिढ़कर कहा, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता, जब देखो तब मुझसे टकराते रहते हो। ये सुनकर आदिक आ गया आरव की जगह। ये सुनकर आरव ने गुस्से के साथ कहा, देखो ऑलरेडी मेरा मूड ख़राब है, इसलिए तुमसे बहस करने में मैं अपना वक्त नहीं बर्बाद करना चाहता। ये सुनकर आरव ने कहा, देखो ऑलरेडी मेरा मूड ख़राब है, इसलिए तुमसे बहस करने में मैं अपना मूड और भी ज़्यादा ख़राब नहीं करना चाहता, इसलिए हटो मेरे रास्ते से। यह कहकर उसने अद्विका को धक्का दे दिया और आगे बढ़ गया। तो वहीं अद्विका गुस्से से दांत पीसते रह गई। इधर अधीरा अब बीचों बीच मार्केट में थी और वो आसपास देखने लगी। खुद से बोली, मैंने तो काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग कर ली। मैंने डैड के लिए, बड़े पापा के लिए, दादू के लिए, दादी के लिए, भाई के लिए, जीवा दी के लिए और सभी के लिए खरीद लिया। अब बस मुझे खुद के लिए कुछ खरीदना है। यह कहते हुए वो एक ईयररिंग शॉप की तरफ जाने लगी, लेकिन तभी वो उस तरफ बढ़ी, उससे पहले उसे उस भीड़ में एक बार फिर वही दो चमकती आंखें दिखाई दी। उन्हें देखते ही अधीरा के पैर अपनी जगह जम गए। इधर दूसरी तरफ शाम का वक्त हो चला था। नाज शिवन्या अभी भी सो रहे थे और तभी उनके अपार्टमेंट की डोरबेल बजी। डोरबेल की आवाज़ नाज कसमसाते हुए उठी और शिवन्या से बोली, शिवन्या देखो ना, डोर पर कोई है। लेकिन शिवन्या ने पिल्लो को हम कर लिया और बोली, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मैं नहीं जाने वाली, तुम्हें जाकर चेक करो। यह सुनकर नाज का मुंह बन गया। वो उबासी लेते हुए सोफे से नीचे उतरी और सीधे गेट की तरफ बढ़ गई। लेकिन उसने जैसे ही गेट खोला तो सामने खड़े शख्स को देखकर हैरान रह गई। कौन है वो शख्स? मुझे लगता है वो उसके मम्मी पापा आ गए। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे। जब नताशा को काफ़ी दिनों तक कोई नहीं दिखा कॉलेज में और किसी का चेहरा, तो उसने सोचा क्यों ना उसे कॉल ही कर लिया जाए। वह उसे कॉल करने लगी।
युविका इस वक्त अपने कमरे में बालकनी में खड़ी हुई अपने ही ख्यालों में गुम थी। युवान के कोमा में जाने के बाद से उसने कुमसुम से हो चली थी। यक्षत अक्सर अपने ऑफिस में बिजी रहता था, बाकी सब में पहले जैसा एक्साइटमेंट नहीं रह गया था। युविका का ध्यान अपने फ़ोन की रिंगटोन से टूटा। वह अपने कमरे में आई, फ़ोन देखा तो कॉलर आईडी में नताशा का नाम शो हो रहा था। उसकी कॉल आता देख युविका को एकदम से नताशा का ख्याल आया। बीते कुछ दिनों से वह नताशा के बारे में जैसे भूल ही गई थी। इससे पहले कि कॉल कट हो जाए उसने कॉल पिक कर लिया। युविका, हेलो नताशा। नताशा, तुम कैसी हो युविका? आजकल कॉलेज में दिखाई नहीं देती हो। युविका ने थोड़ी बुझी हुई आवाज़ में कहा, मेरा मन ही नहीं करता कॉलेज जाने का, बस इसीलिए। युविका की आवाज़ सुनकर नताशा कुछ पल के लिए ठहर सी गई। उसकी आवाज़ में एक तकलीफ़ थी जिसे शायद वह महसूस कर चुकी थी। नताशा बोली, युविका तुम काफ़ी लो साउंड कर रही हो, आखिर बात क्या है? पर सामने से उसे युविका के कोई जवाब नहीं आया तो नताशा खुद में ही कंफ्यूज करते हुए बोली, कहीं उस शॉर ने तुम्हें फिर से तो परेशान नहीं किया? आजकल तो वो भी कॉलेज से दूर दूर तक नज़र नहीं आता। युविका धीरे से बोली, ऐसा कुछ भी नहीं है नताशा। कुछ सोचते हुए नताशा फिर से बोली, युविका तुम्हें पता है आजकल तो वो दिन भर उछल कूद करने वाला बंदर भी क्लास में नज़र नहीं आता। पहली बार में तो युविका को समझ नहीं आता कि नताशा किसके बारे में कह रही है। फिर कुछ सोचकर युविका की तकलीफ सी होने लगती है। वह समझ जाती है कि नताशा ने यह युवान के लिए कहा था। नताशा को तो अभी भी पता नहीं था कि युवान के साथ हुआ क्या है। नताशा बोली, वैसे तो पहले वह दिन भर मुझे इरिटेट करता रहता था, पर पिछले कुछ दिनों से क्लास में नहीं दिखने पर मुझे सच कहूँ तो मुझे काफ़ी फिक्र हो रही है। फिर तुम दोनों का एक साथ गायब होना, पता नहीं क्यों पर मुझे टेंशन हो रही है युविका। नताशा की आज आवाज़ में भी इस वक्त एक अनजाना सा फिक्र नज़र आ रही थी। पिछले कुछ महीनों से चारों में दोस्ती हो गई थी। युविका ने गहरी सांस ली और कहना शुरू किया, वो और कभी कॉलेज नहीं आ पाएगा नताशा, वो और कभी कॉलेज नहीं आ पाएगा। नताशा समझ गई कि युविका युवान के बारे में कह रही है, पर वह युवान के बारे में ऐसे क्यों कह रही है, ये नताशा को समझ से परे था। वह फ़ोन के दूसरी तरफ से बोली, क्या कहा युविका तुमने? मैं और वो और कभी कॉलेज नहीं आ पाएगा? पर क्यों, उसे क्या हुआ और तुम उसके बारे में कैसे जानती हो? युविका ने नताशा को सरप्राइज़ करते हुए कहा, क्योंकि मैं और युवान भाई ट्विंस हैं। नताशा ने बेख्याली में कहा, अच्छा? फिर उसने गौर किया और अभी अभी युविका ने क्या कहा। वह जोर से चिल्ला उठी, क्या तुम और युवान दोनों भाई बहन हो, वो भी ट्विंस? अब तो नताशा को वो सारे इंसिडेंट एक एक करके याद आने लगे जब जब उसने युविका के सामने युवान की शिकायतें की थी। मतलब युविका पहले से जानती थी कि नताशा को ये सब बात पता नहीं कि दोनों भाई बहन हैं। नताशा फ़ोन के दूसरी तरफ से बोली, ओ गॉड, तुम और युवान दोनों भाई बहन हो, ये बात तुम पहले से जानती थी ना? फिर भी मुझे बेवकूफ़ बना रही थी। युवी, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। नताशा के फेशियल एक्सप्रेशन को इमेजिन करके युविका के चेहरे पे काफ़ी दिनों बाद एक छोटी सी मुस्कान आ गई। वे और नताशा थोड़ी देर तक इसी तरह बात करती रहीं कि युवान ने उसे ये सच छिपाकर इतने दिनों तक बेवकूफ़ बनाया। फिर यकायक नताशा ने युवान का ख्याल आया तो उसने पूछा, युविका तुमने बताया नहीं युवान और तुम दोनों आजकल कॉलेज क्यों नहीं आ रहे? नताशा का ये सवाल सुनकर युविका की आंखें नम हो गईं। शायद वह इस सवाल का जवाब देने के लिए रेडी नहीं थी। युविका ने हिम्मत बटोरकर कहा, नताशा, युवान भाई का इस वक्त कोमा में है। नताशा को तो जैसे अपने कदमों पर यकीन ही नहीं हुआ। क्या अभी अभी उसने जो सुना वो सच था? उसका वहम था? अनफॉर्चुनेटली ये सच था। दूसरी तरफ रात के करीब 9 बजे अनय अपने ऑफिस से घर आ रहा था। जैसे उसने सोचा था उसे वापस आने में काफ़ी देर हो गई, पर उसे उतनी भी देर नहीं हुई। डिनर उनसे भारी कर लिया था। आते ही वह हॉस्पिटल से दृष्टि के रिपोर्ट्स भी ले लिए। मेंशन पहुंचकर वह सबसे पहले अपने कमरे में आया। सबने डिनर कर लिया था, इसलिए वह वक्त डाइनिंग एरिया में कोई मौजूद नहीं था। कमरे में पहुंचकर अनय का ध्यान बेड की तरफ गया, पर दृष्टि वहाँ पर मौजूद नहीं थी। ये सब देखकर उसे हैरानी तो बहुत हो रही थी, क्योंकि इस वक्त वह अपने कमरे में ही होती थी। अनय ने को लगा कि शायद वो गौतम जी या मीना आंटी के साथ होगी। वह वॉशरूम की तरफ फ्रेश होने चला गया। थोड़ी देर बाद वह चेंज करके बाहर आया तो लगा कि अब तक
तो वह कमरे में आ गई होगी। पर हैरानी की बात यह कि दृष्टि कमरे में कहीं भी मौजूद नहीं थी। अनय ने कमरे में सब तरफ देख लिया। उसने दृष्टि को कॉल किया पर उसका कॉल कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। अब दृष्टि को लेकर अनय ने चिंता बढ़ने लगी, क्योंकि रजावत मैंशन में होते हुए ये प्रॉब्लम तो होने से रही, फिर दृष्टि के साथ क्या बात थी। अनय ने वेट नहीं किया और वो सीधे नीचे आ गया। वह सबसे पहले मीना आंटी के कमरे में गया। दरवाज़ा खोलने पर अनय ने पाया कि दृष्टि वहाँ पर नहीं है। मीना आंटी अनय की तरफ देखते हुए बोली, अनय बेटा क्या हुआ, तुम किसे ढूंढ रहे हो? अनय बोला, आंटी मुझे लगा शायद दृष्टि आपके साथ होगी। इस पर मीना आंटी बोली, नहीं तो बेटा, दृष्टि मेरे साथ नहीं है, मुझे लगा वो कमरे में होगी। डिनर के वक्त भी वह नीचे नहीं आई थी। मैं तुम्हारे कमरे में गई थी, मुझे लगा वो सो रही होगी, इसलिए उसे डिस्टर्ब नहीं किया। मीना आंटी का जवाब सुनकर तो जैसे अनय का दिमाग चकरा ही गया। उनकी बात को रिलेट किया जाए तो इसका तो एक ही मतलब था कि दृष्टि काफ़ी देर से अपने कमरे में नहीं थी। अनय के चेहरे पर चिंता की लकीर देखकर मीना आंटी समझ गई कि जरूर कोई प्रॉब्लम है। इससे पहले कि वह दृष्टि के बारे में कुछ पूछती, वो तुरंत वहाँ से अपने डैड के कमरे की तरफ आया। मीना आंटी उसके पीछे आ गई। वहाँ पर गौतम जी से भी यही पता चला कि दृष्टि वहाँ भी नहीं आई। तो गौतम जी बोले, क्या हुआ अनय बेटा, क्या दृष्टि अपने कमरे में नहीं है? अनय ने टेस्ट होकर नाम में सिर हिला दिया। उसने अपने सिक्योरिटी इंचार्ज को बुलाकर अपने सारे बॉडीगार्ड्स को अलर्ट करवा दिया, पर पूरे राजावत मैंशन में उसका कहीं भी अता पता नहीं चल रहा था। नताशा को तो जैसे युविका की कई बातों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। हालांकि पिछले कुछ दिनों से युवान को कॉलेज में ना देखकर वह नताशा को उसकी थोड़ी फिक्र जरूर हो रही थी, पर उसने ये सपने में नहीं सोचा था कि उसे कॉलेज ना आने के पीछे इतना बड़ा रीज़न हो सकता है। नताशा हैरानी से पूछ बैठी, क्या हुआ तुमने? तुम्हारा भाई कोमा में है, पर यह सब कैसे हुआ युविका? अभी कुछ हफ्ते पहले तो वह बिल्कुल ठीक था। युवान की हालत के बारे में सुनकर नताशा के दिल पर क्या बीत रही थी ये उससे बेहतर और कोई नहीं जान सकता था। हाँ, 1 महीने पहले युवान उसके लिए बिल्कुल अनजान था, पर जब उसने नताशा से दोस्ती की, नताशा को उस पागल लड़के की बच्चों जैसी हरकतें कब अच्छी लगने लगी, ये वो खुद भी नहीं जान पाई थी। युविका भारी मन से बोली, वक्त का कोई भरोसा नहीं होता नताशा, जब कैसे क्या हो जाए। पर युवान भाई के शांत हो जाने से पूरे घर की रौनक जैसे चली गई है। कोई अब यहाँ शायद ही मुस्कुराए। ऐसा लगता है जैसे हमारी फैमिली में किसी की नज़र लग गई हो। ये कहते हुए युविका काफ़ी दुखी लग रही थी। उसने छोटी सी उम्र में काफ़ी कुछ खोया था। सबसे पहले तो उसने अपनी मॉम से दूर आने की तकलीफ, फिर उस त्रिशा की वजह से कई सालों तक उसे अपनी ही फैमिली से दूर रहना पड़ा था। वो तो अच्छा हुआ कि विनय की निगाहों पर पड़ गई थी, वरना उसकी फैमिली को तो ये कभी जान ही नहीं पाती कि वो जिंदा भी है। दिल तो नताशा का भी दुख रहा था। उसे ऐसे फील हुआ जैसे किसी ने उसके दिल में खंजर घोंप दिया हो। सच कहें तो नताशा को एक बार युवान को देखने का मन कर रहा था, पर वह युविका से कैसे कहे यह समझ नहीं आ रहा था। नताशा हिम्मत देते हुए बोली, वक्त बहुत ही खराब चल रहा है, पर तुम्हें खुद को संभालना होगा युविका। तुम देखना सब ठीक हो जाएगा। वो वक्त भी बहुत जल्द आएगा जब युवान अपनी इस लंबी नींद से जाग जाएगा। युविका बोली, तुम्हारे वेल विशेस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नताशा। नताशा एक बार युवान से मिलना चाहती थी। वो खुद भी नहीं जानती थी, पर बीते दिनों में उसने युवान को बहुत मिस किया था। वह जानती थी अगर उसे युवान को देखना है तो उसे उसके घर जाना होगा। उसने थोड़ा झिझकते हुए पूछा, युविका क्या कल मैं तुमसे मिलने तुम्हारे घर आ सकती हूँ? उसकी बात पर युविका बोली, ये भी कोई पूछने की बात है, तुम जब चाहे तब मुझसे मिलने आ सकती हो। नताशा फ़ोन की दूसरी तरफ से बोली, अपना ख्याल रखना, हम कल मिलने आएंगे, गुड नाइट। युविका ने भी गुड नाइट कहकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। उसके मुरझाए चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। वह समझ गई थी कि नताशा युवान को देखना चाहती है। सच तो यह था कि जब से उसने नताशा और युवान को साथ में देखा था, उसे दोनों की जोड़ी बहुत पसंद आई थी।
अब युविका यही चाहती थी कि जल्द से जल्द भगवान उसके भाई को भी ठीक कर दे। रजावत मेंशन। गौतम जी और अनय दोनों दृष्टि ना मिलने की काफ़ी परेशान थे। अनय को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर दृष्टि गई तो गई कहाँ। ताज्जुब की बात तो ये थी, अगर वह मेंशन से बाहर गई तो किसी ने उसे कैसे नहीं देखा। गौतम जी सोफे पर परेशान बैठे हुए थे और उसके बगल में अनय खड़ा हुआ था और सोच रहा था कि वही मीना आंटी भी साइड में खड़ी थी। तभी नीलम जी अपने कमरे से बाहर आईं। हॉल में तीनों को खड़ा हुआ पाया। वे काफ़ी परेशान भी लग रही थी। उन्हें इस तरह देखकर वे मन ही मन में बोली, ये सब इस तरह नीचे क्या कर रहे हैं? क्या वो लड़की अब तक वापस घर नहीं आई? खुद से बातें करते हुए वो नीचे गईं और गौतम जी की तरफ देखते हुए बोली, क्या हुआ गौतम, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? वैसे तो अनय नीलम जी को ये बात बताने के मूड में नहीं था कि वह मिसिंग है और उन्हें मिल नहीं रही। वो जानता था कि दृष्टि को पसंद नहीं करती। अगर उन्हें ये बात पता चली तो वो उसके खिलाफ गलत गलत राय बनाने लगेंगी और कोई इसकी बीवी के बारे में भला बुरा कहे, ये अनय को कतई मंजूर नहीं था, फिर चाहे वो बुआ जी ही क्यों ना हो। गौतम जी नीलम की तरफ देखते हुए बोलो, वो दीदी दरअसल दृष्टि कहीं मिल नहीं रही। गौतम जी के अपने आगे कुछ बोलते इससे पहले ही नीलम ने बीच में कूदते हुए कहा, नहीं मिल रही का क्या मतलब है गौतम? क्या वो अपने घर से में नहीं है? उसकी इस बात पर गौतम जी ने आहिस्ते से नाम में से हिला दिया। नीलम जी का इतना सुनना था कि वो बात पर बतंगड़ बनाते हुए बोली, ये क्या तुम मैं ये हम क्या सुन रहे हैं? इस घर की बहू, राजावत खानदान की बहू घर पर नहीं है, वो भी इतनी रात गए, इसका क्या मतलब समझे गौतम? कहीं भौरानी अनय को छोड़कर भाग तो नहीं गई? एक तो अनय दृष्टि को ना मिलने पर ऑलरेडी बहुत परेशान था, ऊपर से नीलम बुआ की इस बेतुकी बातों से अनय ने गुस्से से सातवें आसमान को पहुंचा दिया। इस बार तो गौतम जी को भी उसकी मर्यादा से बाहर निकलकर ऐसी घटिया बातें करना चुभ गया था। ये सब कुछ बर्दाश्त कर सकते थे, पर उसकी खानदान की इज्जत के खिलाफ एक शब्द भी सहन नहीं कर सकते थे। अनय अपने गुस्से पे काबू नहीं कर सका और उन्हें गुस्से से एक नज़र घूरते हुए बोला, बस बुआ, अब बहुत हुआ। अब आप अपनी इस तीखी जुबान को लगाम दे सकती हैं। अनय गुस्से से खा जाने वाली नज़रों से उन्हें देखते हुए बोला, और क्या कह रही थी आप? दृष्टि मुझे छोड़कर भाग गई। मुझे तो डाउट हो रहा है कि शायद आप भी कुछ ऐसा ही चाहती थी ना? अनय ने इस तरह इल्ज़ाम लगाने से नीलम जी थोड़ी सकपक आ गई। वह अनय की तरफ देखते हुए बोली, ये तुम हमसे कैसी बातें कर रहे हो? हम तुम्हारी बुआ हैं। फिर वो गौतम जी की तरफ देखकर बोली, गौतम, लगता है आजकल के बच्चे अपने बड़ों से तमीज़ से बात करना भूल गए हैं। अनय को नीलम जी के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था और उसका गुस्सा जायज़ भी था। अनिल जी ने कहा, बस कीजिए दीदी, आप हम सबसे बड़ी हैं, कम से कम आपको उम्र का लिहाज कीजिए। ऐसी ऊँची बात करके आप अपनी मान मर्यादा घटा रही हैं। माफ़ कीजिए, पर कोई इस घर की बहू के खिलाफ ऐसी बातें करे, ये मुझे बर्दाश्त नहीं। मैं जानता हूँ दृष्टि हमें नहीं मिल रही, इसकी कोई वजह ज़रूर होगी। अगर आप हमारी मुसीबत में हमारी हिम्मत नहीं बढ़ा सकती तो प्लीज़ भगवान के लिए ऐसी बातें भी मत कीजिए जिससे हमें आपको इस घर से जाने के लिए कहना पड़े। नीलम जी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था गौतम जी उन्हें इस तरह से घर से जाने के लिए कहेंगे। नीलम जी गौतम जी को घूरते हुए बोली, गौतम, तुम हमसे इस तरह से बात नहीं कर सकते, पर अब हम समझ चुके हैं कि तुम हमें अपने घर से जाने के लिए कह रहे हो। अब हम यहाँ एक पल भी नहीं रुकेंगे। ये बोलकर वे अपना लगेज लेने वहाँ से जाने लगी। वहाँ मौजूद किसी ने भी उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। नीलम जी को लग रहा था उनकी इस हरकत से गौतम जी को अपनी गलती का एहसास होगा और वो उन्हें जाने से रोक लेंगे, पर अफसोस ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। नीलम जी खून का घूंट पीकर वहीं रह गईं और इतनी रात में उन्हें रजावत मेंशन से जाना पड़ा। वहीं दृष्टि को ना मिलने वाली बात यक्षित को भी पता चल चुकी थी। उसकी ब्लैक जैगुआर स्क्वाड भी दृष्टि को ढूंढने में लगे चारों तरफ फैल चुकी थी। इतनी रात गई यक्षित को किसी के साथ फ़ोन पर बात करते देखकर वन्या उसके पास आई और उसके बगल में खड़ी हो गई। कॉल डिस्कनेक्ट होते उसने एक नज़र यक्षित को देखा। उसके चेहरे पे चिंता की लकीरें साफ साफ नज़र आ रही थी। वन्या उसकी तरफ देखते हुए बोली, किसका फ़ोन था और आप परेशान क्यों लग रहे हैं? कोई बात है क्या? यक्षित ने एक नज़र वन्या की तरफ देखते हुए बोला,
अनय का कॉल था वाइफी, दृष्टि मिसिंग है। वन्या ने हैरानी से चेहरे के साथ धीरे से कहा, क्या हुआ, कब हुआ ये सब? यक्षित ने वन्या को सब कुछ बता दिया। अब उसे अनय से पता चला था। यक्षित को पूरी बात सुनकर वन्या के चेहरे पर दृष्टि के लिए चिंता हुई। यक्षित वन्या के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, तुम फिक्र मत करो, हम जल्दी ही उसे ढूंढ लेंगे। वन्या ने धीरे से हाँ में सिर ला दिया, क्योंकि वह जानती थी यक्षित की ब्लैक जैगुआर स्क्वाड कितनी पावरफुल थी। बस इस वक्त प्रॉब्लम यह थी कि दृष्टि का फ़ोन नेटवर्क कवरेज एरिया से बाहर था, जिस वजह से उसे ट्रेस करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। कुछ सोचकर यक्षित वन्या की तरफ देखते हुए बोला, वाइफी, क्या तुम्हें किसी पर डाउट है? क्या तुम किसी ऐसे को जानती हो जो दृष्टि को नुकसान पहुंचाना चाहता हो? थोड़ी देर सोचने के बाद यक्षित की तरफ देखते हुए बोली, नॉट श्योर, बट एक शख्स है ऐसा जिस पर मुझे डाउट है, रोहित बंसल। कॉलेज के टाइम मेरा और दृष्टि का क्लासमेट था। कुछ दिन पहले वो हमें मॉल में भी मिला था। दृष्टि को लेकर उसकी हरकतें कुछ ठीक नहीं थी। हो सकता है कि वह दृष्टि से बदला लेने के लिए उसका किडनैप करवाया हो। यक्षित वन्या की तरफ सवालिया नजरों से देखते हुए बोला, बदला? वन्या, हाँ। मैं पलकें झपकाते बोली, हाँ, उस दिन दृष्टि ने मॉल में उसे सबक सिखाने के लिए थप्पड़ मारा था। यक्षित बोला, क्या अनय को इस बारे में पता है? वन्या उसके चेहरे की तरफ देखते बोली, शायद नहीं। वन्या फिक्र भरी टोन में बोली, यक्षित प्लीज़ जल्दी कुछ कीजिए, मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है। अगर दृष्टि उसके चुंगल में हुई ना तो बहुत सनकी इंसान है वो। यक्षित वन्या की तरफ के एक गल पर हाथ रखते हुए बोला, रिलैक्स वाइफी, तुम फिक्र मत करो, वो दृष्टि को कुछ नहीं कर पाएगा। अनय परेशान सा मेंशन के गार्डन में इधर उधर टहल रहा था। उसे अपने मेंशन के सिक्योरिटी टीम पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था। आखिर ये उसकी भी तो लापरवाही थी, इसके लिए वह उन्हें काफ़ी फटकार भी चुका था। यह सोचकर ही दृष्टि प्रेग्नेंट है, उसे तबीयत भी ठीक नहीं है। अनय का दिल बैठा जा रहा था। वह मन ही मन बोला, तुम्हें कहाँ चली गई वाइफी? क्या तुम्हें एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया? अगर तुम्हें और बेबी को कुछ हुआ तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। कुछ सोचकर अनय अपने कमरे में आ गया। उसने एक फाइल में रखे उन रिपोर्ट्स को अपने हाथों में लिया और उसे शाम को हॉस्पिटल से मिले थे। ये दृष्टि के टेस्ट रिपोर्ट्स थे। अनय की निगाहें जैसी उन रिपोर्ट्स पर गईं, उसकी आंखें हैरानी से फिक्र से चौड़ी हो गईं। थोड़ी देर पहले अनय के ऑफिस से जाने से थोड़ी देर बाद दृष्टि की नींद जाग चुकी थी। उसके कमरे में देखा तो अनय उसे कहीं भी नजर नहीं आया। यह का एक दृष्टि को अपने टेस्ट की याद आई। ये सोचते हुए वे काफ़ी घबरा गई। अगर अनय के हाथों वो टेस्ट रिपोर्ट आ गई तो वो क्या करेगी? दृष्टि के कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह इतनी घबराई हुई थी कि उसके दिमाग में यह भी नहीं आया कि उसे एक बार वन्या से बात कर लेनी चाहिए। इस घबराहट में वह अपना फ़ोन लेकर कब रजावत मेंशन से बाहर आई उसे पता ही नहीं चला। धीरे धीरे वे मेंशन के मेन गेट से बाहर आ गई और सड़क पर चलने लगी। दृष्टि की इस वक्त किसी से बात का कोई होश ही नहीं था। होश था तो बस उन टेस्ट रिपोर्ट्स का। चलते चलते वे बिल्डिंग से गुजर रही थी। वहाँ से दृष्टि को किसी ने चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। उस आवाज़ से दृष्टि का ध्यान टूटा और जब उसने आसपास देखा तो उसने हैरानी से अपने मुंह पर हाथ रख लिया। वो कहाँ आ गई थी? उसे तो होश ही नहीं रहा। कब उसके कदम रजावत मेंशन से बाहर की तरफ बढ़ गए। एक बात अच्छी हुई थी कि उस वक्त सड़कें बिल्कुल सुनसान थी, वरना दृष्टि के साथ बड़े हादसे भी हो सकते थे। ये सोचकर वह कांप उठी। अचानक उसे फिर से किसी के दर्द के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। ये सुनकर ही उसे डर लगने लगा। उसका ध्यान अपने फ़ोन पर गया। ये ख्याल आते उसने सबसे पहले अनय को कॉल करना चाहा, पर यह क्या, उसके फ़ोन में एक भी नेटवर्क नहीं था। अब दृष्टि क्या करे? तभी दृष्टि का ध्यान उस बिल्डिंग की तरफ गया। ये कोई बड़ी बिल्डिंग नहीं थी। नीचे ग्राउंड फ्लोर पर ऊपर की एक फ्लोर के साथ वह कई सरकारी बिल्डिंग की तरह लग रही थी। दृष्टि ने उसे ध्यान से देखा तो उसकी हैरानी का कोई ठिकाना न रहा। ये तो वही अनाथ आश्रम था जहाँ वह रहा करती थी, लेकिन वहाँ पर वो आवाज़ें कैसी थीं? दृष्टि ने उस अनाथ आश्रम को बड़े ध्यान से देखा। उसकी आंखें हल्की नम हो गईं। वह इस जगह से कैसे भूल सकती थी? जब उसकी ज़िंदगी में कोई सहारा नहीं था तब उसने इसे पनाह दी थी।
अपने मॉम डैड की मौत के बाद दृष्टि ने अपनी ज़िंदगी यहीं गुजारी थी। वह अपने ख्यालों में डूबी हुई थी कि तभी फिर से किसी के चीखने की आवाज़ आई। दृष्टि को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर में करे तो वह क्या करे। उसका अंदर जाना ठीक होगा या नहीं। हालत देखकर तो यही लग रहा था कि अंदर कोई मुसीबत में है। उसने फ़ोन में नेटवर्क नहीं था जिससे वह किसी को कॉल कर सके। बहुत सोचने के बाद आखिरकार उसने तय कर लिया कि वह अंदर जाएगी। वह आगे बढ़ी तो देखा अनाथ आश्रम का गेट खुला हुआ था, जो कि इतनी रात तक खुला होना अजीब तो था। वह आहिस्ते से अंदर गई। जैसे जैसे वह अपने कदम बढ़ाती गई, आवाज़ें आनी और तेज़ हो गईं। वह जल्दी से दरवाजे के पास छिप गई और अंदर देखने लगी। अंदर का नज़ारा देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गईं। अंदर गुंडे जैसे दिखने वाले आदमी मौजूद थे। ग्रे कलर की साड़ी में एक औरत, जो शायद उस अनाथ आश्रम की हेड थी, गन पॉइंट पर थी। एक हट्टा-कट्टा आदमी, जो उन गुंडों का बॉस लग रहा था, वह सोफे पर शान से बैठा हुआ था। अनाथ आश्रम की लड़कियों के साथ बदतमीजी कर रहा था। ये सब देखकर दृष्टि को ये बात समझते देर नहीं लगी कि अंदर क्या हो रहा है। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। वह उन मासूम लड़कियों की मदद करना चाहती थी, पर कैसे, ये बात उसे समझ नहीं आ रही थी। सामने सोफे पर बैठा आदमी एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए बोला, ए, तुम इधर आओ। वो लड़की, जो दिखने में शायद वहाँ मौजूद सभी लड़कियों में खूबसूरत थी, वह सामने वाले का इशारा पाकर डर से कांपने लगी। उस आदमी ने गंदी हवस भरी निगाहों से उसे घूरा जा रही थी। डर के मारे उसके कदम आगे नहीं बढ़ रहे थे। ये देखकर सामने बैठे आदमी का गुस्सा और बढ़ गया। वह अपनी आदमी को इशारा करते हुए बोला, माधव, इस बुढ़िया का सिर उड़ा दे। उसकी तेज आवाज़ सुनकर वहाँ मौजूद सभी रूह कांप गई। वो लड़की समझ गई, अगर उन्हें अपनी हेड की जान बचानी है तो उसे अपनी इज्जत उतारनी पड़ेगी। ये सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह सामने बैठे उस आदमी के पास सिर झुकाकर खड़ी हो गई। उस आदमी ने एक झटके से उस लड़की का दुपट्टा उसके सीने से हटा दिया और उसे गंदी नज़रों से घूरने लगा। वो अपने आदमियों से कहकर उस सारी लड़कियों को गाड़ी में बैठने का ऑर्डर देता है। दरवाजे के पीछे छिपी दृष्टि समझ जाती है वे सब उन लड़कियों को कहाँ लेकर जा रहे थे। वहीं वो आदमी अपने सामने खड़ी लड़की की तरफ देखते हुए बोला, मैं थोड़ी देर इस लड़की के साथ रेस्ट करना चाहता हूँ। मेक श्योर कि कोई डिस्टर्ब ना करे। उस आदमी के बॉडीगार्ड ने हाँ में सिर हिला दी। उनकी बातें सुनकर लड़की डर से मारे कांप उठी। उसके सामने बैठे आदमी के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। उस लड़की को अपने सामने गड़गड़ाते हुए देखकर आदमी के चेहरे पे खतरनाक स्माइल आ गई। वह उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचकर अपनी गोद में बिठा लेता है और उसे हवस भरी निगाहों से देखते बोला, जाने दूंगा स्वीटहार्ट, पहले तो मैं थोड़ा चख तो लूँ। यह कहकर वह उसे अपनी गोद में उठाकर अंदर एक कमरे की तरफ लेकर जाने लगा। लड़की चीख चीख कर रोने लगी, पर शायद उसकी हेल्प करने के लिए वहाँ पर कोई नहीं था। दृष्टि से अब ये और नहीं देखा गया और वह जल्दी से अंदर जाकर गुस्से से बोली, छोड़ दो इस लड़की को। दृष्टि की तेज आवाज़ से उस आदमी का ध्यान टूटा। जैसे उसकी निगाहें दृष्टि की खूबसूरती पर पड़ी, उसने उस लड़की को छोड़ दिया। वह दृष्टि की तरफ गौर से देखते हुए अपने चेहरे पर डेविल एक्सप्रेशन लिए बोला, लगता है आज ऊपर वाले की कुछ ज़्यादा ही रहम है मुझ पर। दृष्टि आप उस आदमी के सामने आ गई थी। वह काफ़ी गुस्से में बोली, क्या हो, कौन हो तुम लोग, और यहाँ क्या तमाशा लगा रखा है। वो आदमी बोला, हम कौन हैं ये जानना तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं है, पर बेबी, इतना जान लो कि यहाँ आकर तुमने गलती कर दी है। वह दृष्टि के करीब उसके दर्द इर्द गिर्द घूमते हुए बोला, वैसे मानना पड़ेगा, अनय सिंह राजावत की किस्मत बहुत अच्छी है। वाकई में बड़ी खूबसूरत बीवी पाई है उसने। ये आदमी और कोई नहीं, यक्षित का सबसे बड़ा दुश्मन विक्रांत खन्ना का बड़ा भाई सार्थक खन्ना था। वहीं सार्थक के मुंह से अनय का नाम सुनकर दृष्टि की भौहें तन गई। वह उसकी तरफ गुस्से से घूरती हुई बोली, तुम उनके बारे में कैसे जानते हो। सार्थक अपने चेहरे पर डेविल एक्सप्रेशन लिए बोला, अपने राइवल्स की इन्फॉर्मेशन तो रखनी ही पड़ती है ना स्वीट हार्ट। वैसे तुम ये सब छोड़ो, मुझे मुद्दे की बात करते हैं कि अनय की खूबसूरत बीवी इस वक्त मेरे सामने है और इतना सुहाना मौका मैं अपने हाथों से कैसे गंवा सकता हूँ।
खूबसूरत लड़कियां विक्रांत और सार्थक दोनों भाइयों की कमजोरी थी। वैसे भी यक्षित और अनय की वजह से दोनों भाइयों ने काफ़ी नुकसान झेला था और बस आज बदले की बारी थी। सार्थक दृष्टि को तरफ देखकर बढ़ने लगा। दृष्टि उसे हाथ दिखाकर रोकते हुए बोली, आगे मत बढ़ना वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। सार्थक दृष्टि की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारे कॉन्फिडेंस की तो दाद देनी पड़ेगी स्वीट हार्ट, आई लाइक इट। सच कह रहा हूँ, तुम्हारे साथ आज बहुत मज़ा आएगा। ये कहकर वह दृष्टि के करीब जाने लगा। इससे पहले कि वह दृष्टि का हाथ पकड़ पाता, वह उससे दूर चली गई। सार्थक के गुंडों ने बाकी लड़कियों के ऊपर से अपनी बंदूकें तान रखी थी। दृष्टि की इस तरह से दूर जाना सार्थक को गुस्सा दिला रहा था। वह फुर्ती दिखाते हुए उसके करीब आया और फोर्सफुली उसके होठों को किस करने ही वाला था कि दृष्टि ने पूरी ताकत से सार्थक के गाल पर एक करारा थप्पड़ जड़ दिया, जिससे उसकी गर्दन एक तरफ झुक गई। वह अपनी गुस्से से लाल आंखों से दृष्टि को घूरते हुए बोला, तेरी इतनी हिम्मत, तुमने सार्थक खड़ताना पर हाथ उठाया जिसे आज तक कोई छूने की हिम्मत नहीं कर पाया। अब इसकी दर्दनाक सजा तुझे मिलेगी। सार्थक का गुस्सैल चेहरा देखकर सृष्टि मन ही मन बोली, सार्थक खन्ना, हाँ वन्या ने मुझे बताया था इसके बारे में। ये उस डेविल विक्रांत खन्ना का भाई है जिसने वेद की किडनैपिंग कर लिया था। दृष्टि उसे बचकर दरवाजे की तरफ भागने लगी, पर इससे पहले कि उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी तरफ खींचते हुए उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। उस थप्पड़ से दृष्टि खुद को संभाल नहीं पाई और लड़खड़ा कर गिरते हुई उससे पहले ही वह फर्श पर गिर पाती, एक लड़की ने उसे थाम लिया, उसे गिरने से बचा लिया। ये वही लड़की थी जिसके साथ सार्थक खन्ना गलत करने वाला था। वह उस लड़की की तरफ घूरते हुए बोला, लगता है तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है। इस बार वो लड़की डर कर चुप नहीं हुई, बल्कि हिम्मत दिखाते हुए बोली, तुम्हारे जैसे दरिंदे से हाथ लगकर तिल तिल मरने से अच्छा एक ही बार अपनी मौत को गले लगा लूं। सार्थक को उस लड़की का यूं पलटकर जवाब देना कुछ रास नहीं आया। वह उसकी तरफ देखकर शायद स्माइल करते बोला, पहले इस अप्सरा का रस रख लेता हूँ, फिर अगली बारी तुम्हारी है जाने मन। यह कहकर वह दृष्टि को घसीटते हुए अपने साथ कमरे की तरफ लेकर जाने लगा। वह इस वक्त पूरी तरह से बेबस थी। तबीयत खराब होने की वजह से शरीर में कमजोरी आ गई थी, इसलिए वह खुद की मदद नहीं कर पा रही थी। वह अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। अगर एने को यह पता चला तुमने उसकी बीवी को छूने की गुस्ताखी की है तो तुम्हारा सिर कुत्तों को काट कर कुत्तों को खिला देगा। सार्थक दृष्टि से घूरते हुए बोला, बहुत गुरूर है तुम्हें अपने पति की ताकत पर। आज मैं भी देखता हूँ वो अनय सिंह रजावत अपनी बीवी की इज्जत बचा पाता है या नहीं। ये बोलकर वो शैतानी हंसी हंसने लगा। दृष्टि उसे घुटने के लिए छटपटाने लगी। उसके इस एक्ट पर सार्थक को उसे काबू में करने की मुश्किल आ रही थी। गुस्से में उसने उसे एक और थप्पड़ मारा। वह खुद को संभाल नहीं पाई और बेड पर गिर गई। अनजाने में ही सही पर दृष्टि के हाथ उसके पेट पर आ गए। थप्पड़ काफ़ी तेज था, इसकी वजह से उसके होठों के किनारे से खून आ गए। वहीं दृष्टि की खूबसूरती को देखकर सार्थक तो जैसे पागल ही हो गया था। नीले रंग की इस पतली साड़ी में दृष्टि का गोरा बदन काफ़ी दमक रहा था। वहीं दृष्टि अपनी आंखों में आंसू लिए बोली, अनय आप कहाँ हैं, प्लीज़ अपनी दृष्टि को बचा लीजिए। ये बोलकर उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। सार्थक के गंदे हाथ दृष्टि की तरफ ही बढ़ रहे थे। इस बचाने की कोशिश में दृष्टि के कपड़े कई जगह से फट चुके थे। सार्थक अपनी शर्ट उतारकर दृष्टि के खूबसूरत बदन को जैसे ही छूने वाला था, एकाएक कमरे का दरवाज़ा खुल गया। सार्थक का ध्यान भी उस तरफ चला गया। वह और कोई नहीं बल्कि उसकी मौत के रूप में अनय खड़ा था। अंदर के नज़ारे को देखकर अनय का खून खौल उठा। वैसे तो दृष्टि को ढूंढते हुए वह भगवान से प्रे कर रहा था कि वो उसकी रक्षा करे। अगर अनय ने थोड़ी और देर कर दी होती तो आज बहुत बुरा हो सकता था। वही अनय को देखकर दृष्टि की आंखों में आंसू आ गए। अनय शेर की तरह धाड़ते हुए सार्थक के पास गया और उसे घसीटते हुए बेड से उतारकर फर्श पर फेंकते हुए जोर से बोला, कमीने, हिम्मत कैसे मेरी बीवी को हाथ लगाने की। यह बोलकर वह उस पर लात घूंसे की बरसात करने लगा। हमेशा मस्त रहने वाला अनय आज अलग ही मूड में लग रहा था।
क्योंकि आपको याद हो लिसनर्स की जब उसका पहली बार भी हुआ था तो वो यक्षित से भी ज़्यादा क्रूअल बन जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे कि वह आज सार्थक की मार मार कर जान ही ले लेगा। उसकी फाइटिंग स्किल्स इतनी शार्प थी कि वह उसे मौके पर ही नहीं दे रहा था। थोड़ी ही देर में अनय ने उसे अधमरा कर दिया था। अब तक यक्षित और उसके बॉडीगार्ड्स भी उस कमरे में आ चुके थे। अनय ने एक बार फिर दृष्टि की हालत देखी। उसका दिल सार्थक के लिए नफरत से भर गया। उसने जल्दी से अपना कोट निकाला, उसे पहना दिया। दृष्टि रोते हुए बोली, कहाँ थे आप? आपने इतनी देरी का क्यों कर दी? पता है कितना डर गई थी मैं। अनय दृष्टि को डरे हुए चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरकर उसके आंसू को पोंछ लेता है और उसके माथे पर चूमते हुए बोले, शांत, अब मैं आ गया हूँ ना। यक्षित के बॉडीगार्ड सार्थक को संभाले हुए थे। वहीं अनय जैसे ही दृष्टि को अपनी गोद में थामने वाला था, वह बेहोश हो गई। ये देखकर वह काफ़ी डर गया। एक तो उसे नहीं पता था कि उसके कमीने सार्थक ने उसे किसी तरह की कोई चोट पहुंचाई थी या नहीं, पर दृष्टि के कपड़े देखकर वह समझ गया था कि वह सही समय पर पहुंच गया था। वह दृष्टि के बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसकी निगाहें बेडशीट और दृष्टि की साड़ी पर पड़ी। उस चीज़ को देखकर अनय का दिल थक सा रह गया। किसी अनहोनी के होने का डर उसके दिल में पनप उठा। बेडशीट और दृष्टि की साड़ी पर ब्लड लग रहा था। अनय को परेशान देखकर यक्षित उसके कंधे पर हाथ रखते बोला, इससे पहले कि कोई कॉम्प्लिकेशंस हो, जा जल्दी से दृष्टि को हॉस्पिटल ले जा। यहाँ का फिक्र मत कर, मैं संभाल लूँगा। दरअसल अनय ने यक्षित को बता दिया था कि दृष्टि माँ बनने वाली है। अनय जल्दी से दृष्टि को अपनी गोद में लेकर गाड़ी में हॉस्पिटल के लिए बैठ गया। उसने झुककर दृष्टि के माथे पर चूम लिया और उससे बोला, आंखें खोलो जान, तुम इस तरह कमज़ोर नहीं पड़ सकती। इतने समय के बाद खुशियों ने हमें दस्तक दी है। अनय को डर था कि इन खुशियों की उम्र बहुत कम ना निकल जाए। वह हर पल में दृष्टि और उसके बच्चे को बचाना चाहता था। बेचारी दृष्टि को तो पता भी नहीं था कि वह माँ बनने वाली है। वहीं उस अनाथ आश्रम के अंदर यक्षित के बॉडीगार्ड ने सार्थक के बॉडीगार्ड्स को पूरी तरह से काबू में कर लिया था। अब वहाँ की लड़कियाँ पूरी तरह से सुरक्षित थीं। दरअसल सार्थक और उसके भाई विक्रांत वहाँ पर एक बार बनाना चाहते थे। इसके लिए उस अनाथ आश्रम को वहाँ से हटाना जरूरी था, पर वहाँ के हेड अपने जीते जी तो ये नहीं होने देते। ये अनाथ आश्रम उन कई लड़कियों के लिए उनका घर था, जबकि इस दुनिया में कोई नहीं होता था जिनके माँ बाप ने उन्हें बोझ समझकर ठुकरा दिया हो। सार्थक और विक्रांत को ये पसंद नहीं आया। जब उनकी निगाह आश्रम की खूबसूरत लड़कियों पर पड़ी तो उनकी नीयत खराब हो गई। वो उन्हें बार डांसर बनाना चाहते थे और उनसे गंदे काम भी करवाना चाहते थे। इसलिए आज वे उन सबको लेकर जा रहे थे, पर खुशकिस्मती से दृष्टि की निगाह उन पर पड़ गई और वे कामयाब नहीं हो पाए। वैसे तो अनय ने सार्थक को मार मार कर अधमरा पहले ही कर दिया था। वह वहीं पर फर्श पर पड़ा तड़प रहा था। तभी उस आश्रम का बाहर 5-6 बॉडीगार्ड से भरी कारें आकर रुकी। विक्रांत गुस्से से दंदनाते हुए अपने बॉडीगार्ड के साथ अंदर आया। विक्रांत को पता चल चुका था कि उसके भाई को पूरी तरह से मारा गया है। वह गुस्से के अंदर आया। अंदर का नज़ारा देखकर वह गुस्से से कांप गया। उसने देखा कि उसका भाई फर्श पर पड़ा तड़प रहा है और यक्षित सोफे पर शान से बैठा हुआ तमाशा देख रहा है। ऐसे लग रहा था जैसे अगर सार्थक को जल्द से जल्द हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया गया तो वह वहीं पर दम तोड़ देगा। विक्रांत गुस्से से चिल्लाते बोला, यक्षित राय सिंघानिया, ये तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया। तुमने मेरे भाई को चोट पहुंचाई, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। यह बोलकर उसने यक्षित पर गन पॉइंट किया, पर यक्षित ने चेहरे पर डर का नामोनिशान कहीं नहीं था। उसने पहले ही वह उसे शूट कर पाता। सार्थक दर्द से तड़पते हुए बोला, रुक जा छोटे, उसे कुछ मत कर। इतना कहकर वह शांत हो गया। उसका पूरा शरीर खून से सन चुका था। आज से पहले दोनों भाइयों ने ना जाने कितनी ही लड़कियों को जिंदगी बर्बाद की थी, पर अब शायद उनके पाप का घड़ा भर चुका था। यक्षित विक्रांत की तरफ गुस्से से देखते हुए बोला, चिल्ला मत, तेरा भाई अपनी हालत का जिम्मेदार खुद है। अच्छा हुआ कि तू भी यहाँ आ गया, आज दोनों का काम तमाम करूँगा। विक्रांत ने गुस्से भरकर अपने बॉडीगार्ड्स को यक्षित पर अटैक करने का इशारा किया। क्योंकि वहाँ पर यक्षित के बॉडीगार्ड्स नज़र नहीं आ रहे थे तो उसे लगा था कि वहाँ पर अकेला होगा, पर यह उसकी गलतफहमी थी। फिर क्या था, थोड़ी ही देर में वो हॉल जंग का मैदान बन चुका। यक्षित ने विक्रांत की हड्डी पसली तोड़ दी थी। आज उस पर जैसे खून सवार हो गया था। वह ये बात कैसे भूल सकता था जब उस कमीने विक्रांत ने
वेद के बदले में वन्या को मांगा था। ये सोचकर वह उसे बुरी तरह से पीट रहा था। थोड़ी ही देर में यक्षित ने उसकी हालत बद से बदतर कर दी, पर उसके एक बॉडीगार्ड ने मौके का फ़ायदा उठाते हुए यक्षित की तरफ गन शूट कर दी। गोली उसके हाथ में लग गई और उसमें से वह बेहद खून भी निकलने लग रहा था। आस्तिक ने जब ये देखा तो उसने गुस्से से लाल हो गया। उसने जल्दी से उस बॉडीगार्ड को मौत के घाट उतार दिया और यक्षित के पास आया और बोला, बॉस आप ठीक हैं? यक्षित ने अपने दर्द को दबाते हुए हम कहा और उसकी हालत देखकर आस्तिक को समझ गया कि यक्षित की हालत ठीक नहीं है। विक्रांत और सार्थक दोनों दर्द से तड़पते हुए फर्श पर पड़े थे। यक्षित दोनों को गन पॉइंट करते हुए बोला, बस बहुत हुआ भी ये लुका छुपी का खेल। विक्रांत, सार्थक, तुम दोनों का क्या लगा था मैं चुप बैठा हूँ इसका ये मतलब तो नहीं तुम्हें करतूतों पर नज़र नहीं है। मैं बस सही वक्त का इंतज़ार कर रहा था और देखो वो सही वक्त आ भी गया। इस वक्त दोनों की आंखों में एक खौफ साफ साफ नज़र आ रहा था। वे समझ चुके थे कि आज दोनों यक्षित के हाथों से बच नहीं पाएंगे। विक्रांत बोला, यक्षित तुम्हें हमें मार नहीं सकते। अगर तुम्हें जान लेनी ही है तो मेरी ले लो, पर मेरे भाई को छोड़ दो। विक्रांत की बातें सुनकर सार्थक बोला, ये तुम क्या कर रहे हो छोटे? तुम्हारे बगैर जीकर मैं क्या करूँगा? यक्षित बोला, बिल्कुल, तुम्हारे बगैर तुम्हारा भाई भी जीकर क्या करेगा, इसलिए आज तुम दोनों के ऊपर जाना ही पड़ेगा। यह बोलकर यक्षित तीखी नज़रों से दोनों को देख रहा था। वहीं विक्रांत बोला, नहीं यक्षित, तुम हमें नहीं मार सकते। अगर ऐसा किया तो नुकसान तुम्हारा ही होगा। विक्रांत ने यह काफ़ी कॉन्फिडेंट होकर कहा था। वहीं यक्षित इसकी सर्द निगाहों से उसे देख रहा था। उसने गुस्से से पूछा, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? विक्रांत ने एक लंबी सांस ली और कहा, अगर हमें मार दिया तो तुम्हें यह कभी पता नहीं चलेगा कि वो कौन है जो तुम्हारी बीवी को मारना चाहता है। अब हैरान होने वाली बात यक्षित की थी। कोई वन्या की जान के पीछे पड़ा था और उसे इस बात का एहसास भी नहीं है। पर यक्षित ने अपने मन के भाव चेहरे पर जाहिर होने नहीं दिए। हालांकि उसके लिए उतना ही सरप्राइजिंग नहीं था। वो सोच में इसलिए पड़ गया था क्योंकि कुछ दिन पहले उसने भी ये बात नोटिस की थी। यक्षित को कुछ सोच देखकर विक्रांत बोला, मैं जानता हूँ मेरी इस बात को तुम भी ठुकरा नहीं सकते। तुम्हें इस बात का अंदाज़ा तो है कि तुम्हारी बीवी को किसी तरह से कोई खतरा है। यक्षित गुस्से में दांत पीसते हुए बोला, पहले मत पूछो, जो भी कहना है साफ साफ कहो। विक्रांत बोला, पहले वादा करो तुम मेरे भाई को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। यक्षित ने थोड़ा देर सोचते हुए कहा, अगर मुझे लगा कि तुम्हारी इन्फॉर्मेशन काम की है तो मैं इसे कुछ नहीं करूँगा। विक्रांत बोला, बस इतना समझ लो कि जिसने तुम्हारी मदर इन लॉ की जान ली है वही तुम्हारी बीवी की जान के पीछे पड़ा है। विक्रांत की बातें सुनकर यक्षित को हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। वन्या की मोम की डेथ नहीं बल्कि मर्डर हुआ था। क्या उसे इस बात पर यकीन करना चाहिए या नहीं? हालांकि उसे वन्या की मोम के बारे में ज़्यादा पता नहीं था। वह बस इतना ही जानता था कि वन्या जब 2 साल की थी तभी उसकी मोम इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। यक्षित विक्रांत की तरफ अपनी सर्द निगाहों से घूरते बोला, इस बारे में तुम और क्या जानते हो, बताओ मुझे। विक्रांत कुछ बोलने ही वाला था कि तभी हवा में एक गोली चली और सीधे उसके सीने को छलनी कर दिया। उसके साथ ही एक पल में उसकी सांसें थम गई। यक्षित ने गुस्से से टेबल पर अपना हाथ मारा। वहीं जल्दी एक दूसरी गोली चली और विक्रांत के भाई सार्थक को भी मौत की नींद सुला गई। यक्षित अब तक चौकन्ना हो गया था। उसने आस्तिक को इशारा करते हुए उस आश्रम को घेरने के ऑर्डर दिया। करीब आध घंटे बाद आस्तिक और उसके बॉडीगार्ड्स ने वहाँ का चप्पा चप्पा छान मारा, पर उन्हें एक सुराग तक नहीं मिला। यक्षित समझ गया कि जरूर ये शख्स नहीं चाहता कि यक्षित उस इंसान के बारे में जाने। उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर वह अब कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि विक्रांत और सार्थक की मौत हो चुकी थी। यक्षित ने अपने बॉडीगार्ड्स को उस एरिया को क्लीन करने का ऑर्डर दिया और कार में बैठ गया। आस्तिक कार ड्राइव कर रहा था। उसने कार हॉस्पिटल की तरफ मोड़ दिया। उसे पता था कि उसके बॉस का इलाज की ज़रूरत है। अगर ऐसी हालत में वन्या यक्षित के देख लेती तो गाज आस्तिक पर ही गिर सकता था। अनय दृष्टि को लेकर हॉस्पिटल पहुंच चुका था। वे अभी तक बेहोश थी और डॉक्टर उसका चेकअप कर रही थी। अनय बेसब्री से उस वार्ड के बाहर इधर उधर चक्कर लगा रहा था। वह अंदर में काफ़ी डरा हुआ था। अपने बच्चे को खोने का डर उसके चेहरे पे साफ साफ नजर आ रहा था। तभी डॉक्टर बाहर आई और अनय जल्दी से उनके पास आकर बोला, डॉक्टर कैसी है मेरी वाइफ? डॉक्टर अनय की
फिक्र समझ सकती थी। उन्होंने कहा, मिस्टर रजावत, केबिन में चलिए, हम वहाँ बात करते हैं। अनय डॉक्टर के पीछे पीछे जाने लगा। केबिन पहुंचकर अनय डॉक्टर के सामने बैठ गई और डॉक्टर ने सीरियस टोन में कहा, मिस्टर रजावत, डरने की कोई बात नहीं है। दरअसल ये ब्लड चोट लगने की वजह से आई थी। ये उनके बेबी से रिलेटेड नहीं है। पर डॉक्टर की बातें सुनकर अनय ने एक राहत की महसूस हुई, पर शायद डॉक्टर की बात अभी पूरी तरह हुई नहीं थी। वे अपनी तरफ देखते हुए बोली, पर क्या डॉक्टर? डॉक्टर ने काफ़ी गंभीर होकर बोला, देखिए मिस्टर रजावत, जैसा कि आप जानते हैं, आपकी वाइफ अपनी कंसीवनी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए अपना ट्रीटमेंट करा रही थी। मुझे तो ये नहीं पता कि वो ऐसा क्यों कर रही थी, जबकि वो शुरू से ही फर्टाइल थी और माँ बन सकती थी। जनरली हम किसी भी लेडी की इस ट्रीटमेंट की सलाह नहीं देते हैं, क्योंकि इससे सक्सेस में चांस बहुत कम हो जाते हैं और ये ओवरी को भी बुरी तरह डैमेज कर सकता है। ये बात मिसेस रजावत के साथ अच्छी हुई कि उन्होंने अपना पूरा स्टेप कंप्लीट नहीं किया, वरना रिज़ल्ट काफ़ी डेंजरस हो सकते थे। ऐसा भी हो सकता था कि वे हमेशा के लिए माँ बनने की क्षमता खो सकती थी। इस क्रिटिकल और रिस्क भरे प्रोसेस में आपके बच्चे की ग्रोथ को बहुत प्रभावित किया है। अनय डॉक्टर की बातों को गौर से सुन रहा था। उसे दृष्टि पर बहुत गुस्सा भी आ रहा था। वह कैसे अपने बच्चे के लिए इतनी लापरवाह हो सकती थी। उसकी एक गलती, एक नन्ही सी जान को इस दुनिया में आने से पहले उन्हें छोड़कर चली जाती। फिर अचानक से अनय ने डॉक्टर की बात पर गौर किया। उसने अटकते हुए कहा, आपने कहा कि हमारे बच्चे की ग्रोथ अफेक्ट हुई है। डॉक्टर समझ गए कि अनय के कहने का मतलब क्या है। वह बोली, मिस्टर रजावत, आपकी वाइफ ट्विंस एक्सपेक्ट कर रही हैं। ये खबर सुनकर अनय का मन खुशी से भर उठा। उसके 2 बच्चे होने वाले। पर यह बात तो वो अच्छी तरह से समझ चुका था कि पहले दिनों दृष्टि उसके साथ अजीब बिहेव क्यों कर रही थी। बच्चों की बात आने पर उसके चेहरे पर वो बेबसी और दर्द क्यों दिखाई देता था। पर अनय ने कभी सोचा नहीं था उसके पीछे वजह इतनी बड़ी हो सकती है। अनय ने काफ़ी फिक्र भरे टोन में कहा, डॉक्टर, क्या मेरे बेबीज़ दूसरे बेबीज़ की तरह हेल्दी नहीं होंगे? अनय का ये सवाल जायज़ था। डॉक्टर बोली, ऐसी कोई बात नहीं है सर, बस आपको अपनी वाइफ का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखना होगा। सबसे पहले तो आप उनकी डाइट पर फोकस करें। कुछ चीज़ों को आपको तुरंत उनकी डाइट से कट ऑफ करना होगा। मैंने उसकी डाइट की लिस्ट रेडी कर दी है। मेक श्योर कि उन्हें यही सब दिया जाए। अनय डॉक्टर की बात पर गौर कर रहा था। डॉक्टर बोली, और एक बात, मुझे लगता है शायद उन्हें अपनी प्रेगनेंसी के बारे में पता नहीं है, इसलिए वे अपने आगे का प्रोसेस भी कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगी। पर आपको ये बिल्कुल भी होने नहीं देना है। यह उनके बेबीज़ के लिए डेंजरस हो सकता है। अनय बोला, डोंट वरी डॉक्टर, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूँगा। डॉक्टर बोली, मिसेस रजावत डर की वजह से बेहोश हो गई हैं। मैंने इंजेक्शन दे दिया, थोड़ी देर में वे होश में आ जाएंगी, फिर आप उन्हें घर लेकर जा सकते हैं। अनय ने हाँ में सिर हिलाया और उसके केबिन से बाहर निकल गया। सामने का नज़ारा देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं।